बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज का हमारा लेक्चर जो है इन्वेस्टमेंट के फर्स्ट चैप्टर के ऊपर, इंट्रोडक्शन के ऊपर। इससे पहले हमने सेकंड चैप्टर देखा था जिसके अंदर हमने इन्वेस्टमेंट देखे थे कि इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं। कि इन्वेस्टमेंट के अंदर आप अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं शेयर्स में, डिबेंचर में, बॉन्ड्स में प्रॉफिट अर्न करने के लिए। और एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि कोई भी इन्वेस्टर आमतौर पर सिंगल सिक्योरिटी में इन्वेस्ट नहीं करता। वो क्या करता है, अपने पास एक ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट बनाता है, उस ग्रुप के अंदर जो है वो पैसे इन्वेस्ट करता है। यानी कि एक से ज़्यादा सिक्योरिटीज़ में, दो सिक्योरिटीज़ में, तीन में, चार में, पांच में वो मिलाकर पैसे इन्वेस्ट करता है, जिसको हम पोर्टफोलियो कहते हैं। पोर्टफोलियो का सिंगल मोटिव जो है वो ये है कि रिस्क को कम करना, वो विदाउट सेक्रीफाइसिंग रिटर्न। रिस्क कम हो जाए, क्योंकि एक सिक्योरिटी में आप पैसे लगाएंगे, उसमें पैसे अगर डूब गए और नुकसान हो गया तो आपके सारे पैसे डूब जाएंगे। तो आप एक से ज़्यादा सिक्योरिटीज़ के अंदर पैसे लगाते हैं ताकि आपका रिटर्न कम ना हो, आपका रिस्क कम हो जाए। ठीक है, तो हम देखते हैं पोर्टफोलियो क्या होता है जी। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कैसे की जाए। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होता है कि आप सिक्योरिटी सेलेक्ट करते, सिक्योरिटीज़ का एनालिसिस करते हैं, उनको सेलेक्ट करते हैं, उनका कम्बिनेशन बनाते हैं, ऐसा कम्बिनेशन जिसमें रिस्क कम हो और रिटर्न आपका ज़्यादा हो। और देखते हैं कि डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स वाली जो है का इंडिविजुअल्स, डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स वाली सिक्योरिटीज़ को आप उसमें एडअप करते हैं, क्योंकि सेम करेक्टरिस्टिक्स वाली होंगी तो उससे रिस्क कम नहीं होगा। मीन टू से मैं एक चार सीमेंट कंपनीज में पैसे इन्वेस्ट करता हूँ तो उससे मेरा रिस्क कम नहीं होगा, क्योंकि अगर सीमेंट इंडस्ट्री के ऊपर कोई स्लम्प आएगा, कोई उसमें जो है नुकसान होगा, सीमेंट इंडस्ट्री के ऊपर कोई पाबंदियां लगेंगी, तो हर कंपनी उससे सफ़र करेगी। उस सूरत में मेरा जो है रिस्क कम नहीं हुआ। तो अगर मैंने सीमेंट इंडस्ट्री में, शुगर इंडस्ट्री में और या टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तीनों में पैसे लगाए होते हैं। सीमेंट इंडस्ट्री में स्लम्प आता तो मुझे बाकी दो इंडस्ट्रीज से फ़ायदा हो जाता, मुझे बचत हो जाती। जैसा अगर गवर्नमेंट वाले देखें, गवर्नमेंट वालों ने सिर्फ जो है मिठाई के अंदर जो है, स्वीट्स में ही, बेकरी के अंदर ही उन्होंने जो है आइटम को इतना फोकस नहीं किया जो उनकी रूटीन की थी वो नहीं, क्योंकि उसमें फ़ायदा कोई नहीं। अगर बेकरी का नाम खराब होता तो उनकी हर आइटम डूब जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, फर्नीचर का काम, बैंक्वेट हॉल, मेडिसन और इस तरह के बाकी एक्टिविटीज़ के अंदर भी पैसे लगाने शुरू कर दी, अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना शुरू कर। तो इससे क्या होगा कि बेकरी का काम खत्म होगा तो बैंक्वेट हॉल और वो जो है फर्नीचर या मेडिसन वाला काम उनका चलता रहेगा। तो इसलिए पोर्टफोलियो बनाना ज़रूरी होता है। तो अब पोर्टफोलियो बनाने से हमारा जो है उसके 5 फेजेस हैं। सबसे पहले सिक्योरिटी एनालिसिस है, पोर्टफोलियो एनालिसिस है, पोर्टफोलियो सिलेक्शन है, पोर्टफोलियो रिवीजन है और पोर्टफोलियो एवेल्यूएशन है। सिक्योरिटी एनालिसिस के अंदर हम क्या करते हैं, हम जितनी भी कंपनीज हमारे पास स्टॉक चेंज पे लिस्टेड है उनमें से हम उन कंपनीज का एनालिसिस करते हैं, उनके रिस्क एंड रिटर्न देखते हैं और देखते हैं उन किस सिक्योरिटीज़ पे कितना रिटर्न है, कितना रिस्क है। उन तमाम चीज़ों को हम एवेल्यूएट करते हैं और उसकी बेस पर कुछ सिक्योरिटीज़ को शॉर्टलिस्ट करते हैं। अब सिक्योरिटीज़ की सिलेक्शन के लिए, सिक्योरिटी का एनालिसिस करने के लिए हमारे पास 3 टेक्निक होते हैं, जिसमें से पहली है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर हम क्या करते हैं, सिक्योरिटीज़ के ऑल पब्लिक अवेलेबल इंफॉर्मेशन की बेस पे हम उसका जो एनालिसिस करते हैं। ऑल पब्लिक अवेलेबल इंफॉर्मेशन में क्या चीज़ आ जाती है, जो भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट या कॉस्टली कहीं से भी आप अवेल कर सकते हैं, कोई भी बंदा ले सकता है। जैसे एनुअल रिपोर्ट है कंपनी की, डायरेक्टर की मीटिंग हुई है तो उसके वो पब्लिक उन्होंने जो उसके नोट्स किए हैं, इसके अंदर जो है हर तरह की इंफॉर्मेशन आ जाती है आपकी फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर। आप मुल्की हालात को देखते हैं, कंपनी के प्रोफाइल को देखते हैं, कंपनी की बैलेंस शीट को देखते हैं, डायरेक्टर्स को देखते हैं, आप जो है इकोनॉमिक कंडीशन देखते हैं, इंटरनेशनल इकोनॉमिक कंडीशन देखते हैं। हर पहलू के लिहाज से आप एनालिसिस करते हैं और उसकी बेस पे आप फाइंड करते हैं कि कौन सी कंपनी बेहतर है, कौन सी कंपनी। जैसे कि आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सब्जेक्ट के अंदर आप पढ़ते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड करना, यानी कि बॉन्ड वैल्यूएशन, स्टॉक वैल्यूएशन करते हैं, तो वो भी फंडामेंटल एनालिसिस का ही एक टूल है कि आप शेयर्स में इन्वेस्ट करने से पहले देखते हैं कि उसकी प्राइस क्या है और क्या होनी चाहिए। तो मार्केट में उससे ज़्यादा है तो आप नहीं खरीदते, उससे कम हो तो आप उसको खरीद लेते हैं। इसी तरह हमारे पास सेकंड एनालिसिस टूल है वो टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर हम सिर्फ मार्केट डाटा यूज़ करते हैं, तमाम पब्लिक डाटा नहीं यूज़ करते, सिर्फ और सिर्फ मार्केट डाटा। मार्केट डाटा से मुराद जो कि स्टॉक की प्राइस और उसके ट्रेडिंग वॉल्यूम, इन 2 चीज़ों को देखते हैं। हम बैलेंस शीट को नहीं देखते, हम प्रॉफिट को नहीं देखते, हम इकोनॉमिक कंडीशन कंट्री की नहीं देखते, हम डायरेक्टर्स को नहीं देखते। हम ये देखते हैं
कि इस वक्त शेयर्स की प्राइसेस का ट्रेंड क्या चाह रहा है, अपवर्ड ट्रेंड जा रहा है, डाउनवर्ड ट्रेंड जा रहा है। और उसके अलावा दूसरी जो चीज़ देखी जाए, शेयर बिक कितने रहे हैं। अगर ज़्यादा शेयर बिक रहे हैं तो फिर बेहतर है, अगर कम शेयर बिक रहे हैं और प्राइसेस में ट्रेंड भी है तो वो फिर इतना फ्रूटफुल नहीं है, क्योंकि मार्केट में उसका बायर इजीली अवेलेबल नहीं है। तो टेक्निकल एनालिसिस में हम ग्राफिकल एनालिसिस करते हैं आमतौर पर, कि प्राइसेस का ट्रेंड बनाते हैं, उसमें ग्राफ में देखते हैं, पैटर्न देखते हैं, कि ग्राफ में मूवमेंट देखते हैं कि प्राइस किस तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है या नीचे की तरफ जा रही है, उसने अपना पैटर्न चेंज किया है कि नहीं किया, अपवर्ड से डाउनवर्ड आ रही है या डाउनवर्ड से अपवर्ड जाने का पैटर्न चेंज हुआ कि नहीं हुआ, उसकी बेस पे हम फैसला करते हैं और कंपनी सेलेक्ट करते हैं कि किस में पैसे इन्वेस्ट। और तीसरा एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस जो है ये मार्केट का एनालिसिस करने के लिए होता है कि कौन सी मार्केट कैसी है। इसके ऊपर डिटेल में हमने जाके आगे पूरा एक चैप्टर पढ़ना है, तो इसलिए ज़्यादा नहीं इसके ऊपर बात करूंगा। इसके अंदर ये देखा जाता है कि जो आने वाली नई इन्फॉर्मेशन है उसकी बेस के ऊपर इन्वेस्टर कितनी जल्दी रिएक्ट करते हैं, उस इन्फॉर्मेशन की बेस पे कितनी जल्दी रिएक्ट करके शेयर को बाय करने या सेल करने का डिसीजन करते हैं। एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस में हम ये चीज़ देखते हैं। तो इन 3 एनालिसिस की बेस पे हम अपने जो है स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं कि किन किन स्टॉक्स में जो है हमने पैसे लगाने हैं। उसके बाद हम उन सिक्योरिटीज़ का एनालिसिस करने के बाद उसके पोर्टफोलियो ग्रुप बना लेते हैं। लेट्स सपोज मैंने 3 कंपनी सेलेक्ट की हैं, ए, बी और सी। तो इसमें 3 मैं ये भी हो सकता है कि मैं कहूँ जी मैंने बेस्ट 3 कंपनी सेलेक्ट की हैं, ए, बी और सी। अब तीनों में भी लगाए जा सकते हैं, ए बी का कॉम्बिनेशन भी बनाया जा सकता है, ए सी का कॉम्बिनेशन भी बनाया जाता है, बी और सी का भी कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। और इसके अलावा अगर मैं ए बी का कॉम्बिनेशन बताऊं, उसमें भी फर्दर कितने कॉम्बिनेशन हो जाएंगे कि ए में 99%, बी में 1%, ए में 98%, बी में 92%। ये भी तो डिसीजन करना है किस कंपनी में कितना। तो जैसे आपका इन्वेस्टमेंट का पोर्शन चेंज हो जाएगा तो वो पोर्टफोलियो भी चेंज ही कहलाएगा। तो आपने डिफरेंट पोर्टफोलियो इसके अंदर बनाने हैं और उन पोर्टफोलियो का एनालिसिस करना है और उनका रिस्क और रिटर्न देखना है, किस में कितना रिस्क है, किस में कितना रिटर्न है। ये सारी आप उस पोर्टफोलियो की कैलकुलेशन करेंगे मैथमेटिकली। उसके लिए हमारे पास स्टैट के कुछ टूल्स हैं जिसकी बेस पे हम जो है ना प्रोबेबिलिटी के मेथड के तहत भी और वेटेड एवरेज के मेथड के तहत भी, और इसके अलावा भी कुछ हमारे पास टूल्स हैं जिसके तहत हम रिस्क और रिटर्न पोर्टफोलियो का कैलकुलेट करते हैं। तो जब हमने उसका एनालिसिस कर लिया किस कंपनी में कितना से जो है, किस पोर्टफोलियो में कितना रिस्क है, कितना रिटर्न है, तो फिर हमारी बात आ जाती है पोर्टफोलियो सिलेक्शन के ऊपर। अब पोर्टफोलियो कैसे सिलेक्ट किया जाता है, इसके भी लिए भी डिफरेंट हमारे पास जो है ना टूल्स हैं, थेरीज हैं, जिसमें सबसे बेसिक थेरी, सबसे पहले जो थेरी आई थी वो थी मार्कोविट्स की, जिसने पोर्टफोलियो सिलेक्शन के ऊपर बात की थी। और इसने और एक और प्यारी बात की थी शेयर्स की सिलेक्शन या पोर्टफोलियो सिलेक्शन के ऊपर। उसने कहा था जी एक थेरी होती है हाई रिस्क हाई रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न। कहते हैं जी ये थेरी नहीं होती, ये कोई बात नहीं है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट के लिए बात करनी है तो आप जब ये फैसला करते हैं कि किस शेयर्स में या किस पोर्टफोलियो में आपने इन्वेस्ट करना है, तो आपको दोनों वेरिएबल रिस्क और रिटर्न में से किसी एक वेरिएबल को आपको पहले सिलेक्ट करना पड़ता है खुद से। इसका क्या मतलब है कि मैंने जो है कहता हूँ जी मैंने 20% रिस्क लेना है। अब 20% रिस्क लेना तो मैं फिर स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, मार्केट के अंदर जितनी भी कंपनीज 20% रिस्क वाली हैं उनके स्क्रीनिंग करूंगा और उनको स्क्रीन आउट करके लेके आऊंगा कि ये 50 कंपनी या 30 कंपनी ऐसी हैं जिनके ऊपर 20% रिस्क है। अब उसमें से आपने सेलेक्ट करनी है। तो सिलेक्ट करने का तरीकाकार क्या है, जिसके ऊपर उनमें सबसे ज़्यादा रिटर्न होगा, उन तमाम के तमाम कंपनीज के ऊपर रिटर्न सेम नहीं होगा। तो जिसमें वो स्क्रीन आउट होकर आने वाली कंपनी में जिसके ऊपर रिटर्न सबसे ज़्यादा होगा, आप उस कंपनी को सिलेक्ट करेंगे या उस पोर्टफोलियो को सिलेक्ट। तो इसके लिए उसने एक स्टेटमेंट दी कि मैक्सिमम रिटर्न ऑन गिवन लेवल ऑफ रिस्क। आपके सिलेक्शन का तरीकाकार क्या है, मैक्सिमम रिटर्न ऑन गिवन लेवल ऑफ रिस्क। अगर आप रिस्क को डिसाइड करते हैं कि मैंने एक सर्टेन परसेंटेज से ज़्यादा रिस्क फेस नहीं करना। ऐसा भी तो हो सकता है कोई कहे जी मुझे 35% रिटर्न चाहिए, इससे कम रिटर्न पे मैंने नहीं पैसे इन्वेस्ट करना। तो उस सूरत में क्या किया जाएगा, 35% वाली कंपनी स्क्रीन आउट की जाएंगी सारी की सारी, स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जितनी भी कंपनीज होंगी, और उन कंपनीज को फिर रिस्क कैलकुलेट किया जाएगा कि उनके ऊपर रिस्क कितना है। तो हम देखेंगे 35% वाली कंपनीज में सबसे कम रिस्क किसके ऊपर है, हम उस कंपनी को सिलेक्ट कर लेंगे या उस पोर्टफोलियो को सिलेक्ट कर लें। तो इसके लिए कहा गया कि मिनिमम रिस्क ऑन ए गिवन लेवल ऑफ रिटर्न के, जो आपका रिटर्न बताया गया उसके ऊपर मिनिमम रिस्क वाली कंपनी। तो मार्कोविट्स ने एक थ्योरी प्रेजेंट की, उसको मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी भी कहते हैं, मार्कोविट्स पोर्टफोलियो भी थ्योरी कहते हैं। उससे हमें ऑप्टिमल पोर्टफोलियो, आइडियल पोर्टफोलियो मिल जाता है। दरअसल एक ये पोर्टफोलियो है जिसके अंदर
हम कंपनी का रिस्क और रिटर्न ड्रा करते हैं और इन्वेस्टर की परसेप्शन का रिस्क और रिटर्न ड्रा करते हैं, और जहाँ पर वो मैच हो जाता है हम सेलेक्ट करते हैं। इसके अलावा फिर आगे भी इसके बाद थेरीज आई, करेक्टरिस्टिक्स लाइन आई जिसको हम कैपिटल मार्केट लाइन कहते हैं, फिर उसके बाद सिक्योरिटी मार्केट लाइन थेरी आई जिसको आप कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल कहते हैं, कैपम कहते हैं। तो ये बहुत डिफरेंट थेरीज हैं जिनकी बेस पे आप पोर्टफोलियो सेलेक्ट करते हैं। पोर्टफोलियो रिवीजन, अब ऐसा नहीं है कि आपने पोर्टफोलियो जो बना लिया है वो उस वक्त तो ऑप्टिमल था जब आपने पैसे उसे इन्वेस्ट किए, सारी ज़िंदगी ज़रूरी नहीं है वो ऑप्टिमल रहे। वक्त के साथ साथ इकोनॉमिक कंडीशन चेंज होते हैं, कंपनी के हालात चेंज होते हैं, मुल्क के हालात चेंज होते हैं, तो हो सकता है जो कंपनी आपने सेलेक्ट की थी उस वक्त तो वो बेहतरीन थी मगर आप बेहतरीन नहीं है, तो फिर उसका क्या तरीकाकार होना चाहिए, आप अपने पोर्टफोलियो को रिवाइज कर सकते हैं, उसमें से अंडर परफॉर्मिंग कंपनीज को आउट कर सकते हैं और परफॉर्मिंग कंपनी को उसके अंदर इन कर सकते हैं। तो अपने पोर्टफोलियो को आप टाइम टू टाइम रिवाइज भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने पोर्टफोलियो बना लिया लस्सी पी के तो सो गए, ऐसा नहीं, आप टाइम टू टाइम अपने उसकी परफॉर्मेंस को वैल्यूएट करते रहते हैं और अपनी रिवीजन करते हैं। पोर्टफोलियो वैल्यूएशन, इसके अंदर आप क्या करते हैं आफ्टर सर्टेन टाइम, दरअसल मेरे नज़दीक ये स्टेप पहले आना चाहिए कि पहले वैल्यूएशन होनी चाहिए फिर रिवीजन होनी चाहिए, मगर ये बाद में क्या है इन्होंने बाद में रखा हुआ है। पोर्टफोलियो वैल्यूएशन से मुराद है कि इन्वेस्टर ने 1 साल तक पैसे लगाए रखे, उसके बाद वो चेक करना चाहता है कि मुझे इस इन्वेस्टमेंट से, पोर्टफोलियो की इन्वेस्टमेंट से कितना रिटर्न मिला, मेरे डिज़ायर रिटर्न मिले कि या नहीं मिले, और मुझे इसी पोर्टफोलियो के साथ चलना है कि हमें चेंज करना है इसको। अगर चेंज करना है तो फिर उसके बाद फिर दोबारा आपका पहले स्टेप से स्टार्ट होगा सिक्योरिटी एनालिसिस से, कि आपने सिक्योरिटी एनालिसिस करना है, उसके बाद फिर आपका पोर्टफोलियो एनालिसिस होगा, पोर्टफोलियो सिलेक्शन होगी, पोर्टफोलियो रिवीजन होगी और पोर्टफोलियो इवेल्युएशन होगी। तो ये प्रोसेस आपका कंटिन्यूस प्रोसेस है, फिर दोबारा से शुरू होगा। अब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट शुरू कब हुई, कैसे हुई, उसकी वैल्यूएशन की बात की, उसके अंदर उसने कहा जी 1900 के अंदर थॉमसन एफ ने एक रिपोर्ट लिखी जिसके अंदर उसने फाइनेंशियल एनालिसिस के ऊपर बात की और कहा जी बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करें और उसकी बेस पे आप जो है फैसला करें जो है कि पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए कि नहीं करने। उसके बाद उसकी सपोर्ट में 906 के अंदर एक बुक लिखी गई जो कि जॉन मोडी ने लिखी, उसने भी इसको फेवर में बात की कि जो है रेशियो एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बहुत यूज़फुल है, आप पहले वो करें फिर उसके बाद जो है आप फैसला करेंगे इन्वेस्टमेंट करने का। फिर 1991 के अंदर एक बुक लिखी गई लॉरेंस की तरफ से और उसने कॉमन साइज एनालिसिस की बात की। ये भी रेशियो एनालिसिस की एक टाइप होती है जिसके अंदर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करते हैं और उसकी बेस पे फैसला करते हैं। तो ये 1900 से 1911 तक 3 किताबें आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की फेवर में आई, जिन्होंने कहा जी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप जो है रेशियो एनालिसिस करें। फिर उसके बाद जो है उसी दौर के अंदर, उसी इरा के अंदर कुछ बुक्स जो हैं, कुछ राइटर्स ने टेक्निकल एनालिसिस को भी सपोर्ट किया, जैसे चार्ल्स एच डाउ ने 1900 के अंदर जो है एक बुक लिखी जिसके अंदर उसने टेक्निकल एनालिसिस को सपोर्ट किया कि आप प्राइसेस के पैटर्न को चेक करें कि प्राइसेस का पैटर्न किस तरफ जा रहा है, उसके बाद फिर फैसला करें कि पैटर्न अपवर्ड जा रहा है तो शेयर खरीद लेने चाहिए, अगर पैटर्न जो है रुक गया और डाउनवर्ड की तरफ आए, जहाँ पे पैटर्न चेंज होने वाला है वहाँ पे आपको ज़रा जो है गौर करना चाहिए और मुहतात रहना चाहिए। तो इसको इन्होंने जो थ्योरी प्रेजेंट की वो डाउ थ्योरी के नाम से जानी जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें 1983 के अंदर वेव प्रिंसिपल एक मुतारिफ कराया गया एलियट की तरफ से, उसने कहा जी प्राइसेस वेव्स की शक्ल में जाते हैं, ये भी टेक्निकल एनालिसिस को सपोर्ट करता था। तो उसने कहा जी उन वेव की बेस पे आप जो है फैसला करेंगे कि प्राइसेस का नेक्स्ट फेज कौन सा आने वाला है, और इसके एलियट वेव थ्योरी के नाम से इसकी जो थ्योरी जानी जाती है। फिर एक फेज स्टार्ट हुआ जिसको हम स्पेकुलेशन फेज कहते हैं, जिसके अंदर जो है आप प्रिडिक्ट करते हैं कि नेक्स्ट जो है किस तरफ जाना, प्राइसेस किस तरफ जाएंगी, यानी कि प्रॉपर एनालिसिस नहीं किया जाता था, सिर्फ बातों के ऊपर और जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसकी बेस पे किसी ने कह दिया प्राइस ऊपर जानी है नीचे जानी है, उसकी बेस पे ये अभी भी चलता है। पाकिस्तान के अंदर बहुत से इन्वेस्टर स्पेकुलेशन की बेस पे इन्वेस्ट करते हैं कि वो मार्केट में जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि बाइंग ट्रेंड है या सेलिंग ट्रेंड है, उसके साथ वो अपना भी ट्रेंड सेट कर ले। फिर उसके बाद प्रोफेशनल फेज आ गया 1930 के अंदर, और उन्होंने कहा जी अगर पैसे इन्वेस्ट करने हैं, लगाना है, तो उसको जो है आप ठीक तरीके से प्रोफेशनली उसको लेके चलें, चीज़ों का एनालिसिस करें और उनके तमाम पहलुओं के ऊपर जो है आप फोकस करें कि इसके प्राइसेस ऊपर जानी है तो क्यों जानी है, नीचे जानी है तो किन किन बेसिस पे आप रिसर्च करके उसके बाद जो है इसका फैसला करें।
फिर साइंटिफिक फेज आ गया, हम साइंटिफिक फेज की तरफ हैं इस वक्त। साइंटिफिक फेज के अंदर क्या आ गया, उन्होंने जो है डिफरेंट मॉडल्स बना के दे दिए, जिसके अंदर आप डाटा पुट करें और आपको जो है आगे वो रिजल्ट दे देगा कि इसके अंदर आपने को पैसे लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए। जिसके अंदर आपकी मार्कोविट्स थ्योरी है, आपकी कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल थ्योरी है, जिसको हम सिक्योरिटी मार्केट लाइन थ्योरी भी कहते हैं। तो ये डिफरेंट फेजेस चले हमारे पास, जिसके अंदर पहले स्पेकुलेशन फेज था जिसमें लोग पढ़ी लिखी बात नहीं तो करते, वैसे ही जो है तुक्के लगा के जो है पैसे इन्वेस्ट करते थे। फिर उसके बाद प्रोफेशनल फेज आया, उन्होंने कहा जी नहीं, कुछ रिसर्च करें, चीज़ों डाटा को देखें, सिक्योरिटी एनालिसिस करें और उसकी बेस पर फैसला करें। तो फिर साइंटिफिक फेज आ गया, जिसके अंदर हमें रिसर्चर्स ने मॉडल बना के दे दिया कि इसके अंदर आप डाटा पुट करें अपना और आपको आउटपुट पता चल जाएगी कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। रोल ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कह लें जी, रोल ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर कह लें। तो इसके अंदर ये सारा डाटा इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हुआ है, मगर हमारे यहाँ पर रोल ऑफ अगर हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कहें तो यानी कि म्यूचुअल फंड जो कंपनीज है इनका बहुत ज़्यादा अहम रोल है। लोग अब उसकी तरफ जाना शुरू हो गए, उनको देखना शुरू हो गए कि स्टॉक में अगर इन्वेस्ट करनी है तो अगर ज़्यादा रिस्क आप फेस नहीं करना चाहते तो आप क्या करें, इन्वेस्टमेंट कंपनी के थ्रू पैसे इन्वेस्ट कर लें या किसी से कंसल्टेंसी ले लें, वो आपको जो है पोर्टफोलियो डिज़ाइन करके दे देंगे, उसके मुताबिक इन्वेस्ट करें, या आप अपने पैसे उनको आप दे दें, वो आपके इन्वेस्ट कर दें। फाइनेंशियल डेरिवेटिव आपको पता क्या होते हैं जी, फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स हाई रिस्की होते हैं, तो पोर्टफोलियो मैनेजर ने इस रिस्क और हाई रिस्क होने के साथ साथ उसमें रिटर्न भी ज़्यादा होता है, तो पोर्टफोलियो मैनेजर ने इसमें इन्वेस्ट करने के लिए इसमें इन्वेस्ट करते हैं हाई रिटर्न के लिए, मगर साथ बैलेंस आउट करने के लिए वो बाकी सिक्योरिटीज़ में भी इन्वेस्ट करते हैं। आप हमारे पास फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स में क्या आ जाते हैं, फ्यूचर्स आ जाते हैं, फॉरवर्ड्स आ जाते हैं, ऑप्शंस आ जाती हैं। और डेरिवेटिव क्या होते हैं आपके, जिनकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती, वो उनकी वैल्यू किसी दूसरी फाइनेंशियल एसेट्स के ऊपर, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के से ड्राइव हो रही होती, बहुत हाई रिस्की होते हैं और हमारे इस्लाम के मुताबिक फाइनेंशियल डेरिवेटिव में इन्वेस्टमेंट करना जायज़ नहीं है। ये आगे फ्यूचर ऑप्शन वगैरह, फ्यूचर के अंदर दोनों पार्टीज बाउंड होती हैं, अगर कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो बाइंग एंड सेलिंग लाजमी होनी है, नहीं तो सेटलमेंट होती है। सेटलमेंट क्या होती है कि किसी को बाय करने पे अगर कोई फ़ायदा हो रहा है तो सेलर उतना फ़ायदा उसको दे देगा, सिक्योरिटी नहीं देगा। मिसाल के तौर पर मैंने जो है कॉन्ट्रैक्ट किया तनवीर के साथ कि मैं उसको जो है गंदम सेल करूंगा 100 रुपये की पर केजी, तो तनवीर ने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया फ्यूचर का, मगर जब ड्यू डेट आई तो उस वक्त मार्केट में गंदम थी 110 की, तो मैं तनवीर को कहता हूँ जी आप मुझसे गंदम ना लें, आप मुझसे ऊपर वाले 10 रुपये ले लें और 100 रुपया जो आपने देना था वो साथ मिला कर मार्केट से लेना। तो ये सेटलमेंट भी होती है फ्यूचर में, मगर दोनों में से कोई पार्टी मुकर नहीं सकती। फिर ऑप्शन है, ऑप्शन के अंदर एक पार्टी के पास राइट होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कैरी ऑन करे या ना करे, एक पार्टी के पास ऑप्शन होती है। और इसकी दो टाइप्स होते हैं, कॉल ऑप्शन होती है, एक पुट ऑप्शन होती है। एक इसमें एक कि बायर के पास राइट्स होते हैं और एक में सेलर के पास राइट होते हैं। और जो जिसके पास राइट होता है, अगर आपको ये राइट चाहिए कि आप कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करें या ना करें, तो आपको जब ये कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाता है कुछ पेमेंट करनी पड़ती है, और वो पेमेंट जो है वो आपके कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं होती, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो प्राइस आपकी तय की गई है उसका पार्ट नहीं होगी, वो प्राइस अलहदा होगी, वो फुलफिल पे करनी होगी। तो ये किसको पे करनी होती है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट लिख के देना होता है, जबकि फ्यूचर के अंदर ऐसा कोई इनिशियल पेमेंट नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर दोनों पार्टीज बाउंड है, किसी के पास मुकरने का चांस नहीं है। ऑप्शन के अंदर एक पार्टी को मुकरने का चांस दिया जाता है कि वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट का कंटिन्यू करे या ना करे, अगर उसको कोई इस तरह का राइट चाहिए तो उसके लिए वो इनिशियल पेमेंट करे राइट खरीदने के लिए, और बाद में जो प्राइस तय होगी वो प्राइस फुलफिल एक्सरसाइज होगी। ये आपका पहला चैप्टर है इन्वेस्टमेंट का, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।